कहानी यामी और नमित की चैप्टर 12 यामी की न्यू पावर और लीला की एंट्री। अब तक आपने सुना यामी और नमित घूमने जाते हैं। शॉपिंग मॉल में यामी से कोई लड़का टकरा जाता है। शायद यामी को पहचानने की कोशिश कर रहा था। बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। यामी और नमित मूवी टिकट के काउंटर पर टिकट ले रहे थे। कुछ लड़कियां नमित को देखकर फ्लर्ट कर रही थी। यामी ने नमित का लुक चेंज कर दिया था। नमित हैंडसम और क्यूट लग रहा था। उसके बाद मूवी हॉल में किसिंग सीन आता है। नमित और यामी ऑकवर्ड हो जाते हैं। फिर यामी की आंखों में शरारत चमक उठी। नमित के चिक्स पर बेबी किस कर देती है। जब यामी और नमित घर पहुंचते हैं, यामी के मॉम डैड घर आ जाते हैं। यामी को आज स्कूल ना जाने और घूमने जाने के लिए डांटते हैं। फिर नमित यामी के मॉम डैड को समझाता है यामी मीना आंटी और मुकुल अंकल की बेटी नहीं है। उसे मुकुल ने किसी से चुराया है। अब आगे मुकुल जी और किरण जी आपस में बहस कर रहे थे। उन्हें नहीं पता था बाहर खड़े होकर कोई उनकी सारी बातें सुन रहा था। बाहर खड़ा इंसान नमित था। उसने किरण जी की बातें नहीं सुनी थी, लेकिन मुकुल जी की सारी बातें सुन ली थी। नमित चुपके से वहाँ से निकल जाता है। उसने सोचा यामी मुकुल अंकल और मीता आंटी की बेटी नहीं है तो वो किसकी बेटी हो सकती है। मुझे अपने सोर्स यूज़ करके पता लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ यामी का अनिल भैया के अलावा यहाँ कोई और नहीं है। चारों तरफ दुश्मन फैले हैं, इसलिए यामी को उसके सच्चे परिवार के पास पहुँचाना ज़रूरी है। उसे अब समझ में आया था। मीना आंटी जब यामी के साथ बुरा बिहेव करती थी, मुकुल अंकल कुछ क्यों नहीं बोलते थे। अनिल 2 कॉफ़ी के कप और एक मेडिसिन का दूध तैयार करके लाता है। अनिल नमित के पास आकर उसे कॉफ़ी देता है। नमित अपना हाथ बढ़ा देता है। सोच में गुम होने के कारण सही से पकड़ नहीं पाता। उसके हाथ से कॉफ़ी फिसल कर नमित के हाथ पर आधी से ज़्यादा कॉफ़ी गिर जाती है, जिसकी वजह से नमित अचानक अपने होश में आ जाता है। उसे बहुत भयंकर दर्द हो रहा था। उसने इससे भी कहीं ज़्यादा दर्द सहन किया था अपनी ट्रेनिंग के दौरान, इसलिए उसे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन अभी अभी सीढ़ियों से उतर रही यामी ने जब ये नज़ारा देखा, अचानक वो बुरी तरह घबरा गई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। यामी दौड़कर नमित का हाथ पकड़कर उसका हाथ को चेक करने लगी। अचानक यामी के आंसू नमित के हाथ के जले हुए हिस्से पर पड़ते हैं। अचानक नमित को अजीब सी ठंड महसूस होती है। ऐसा लग रहा था जैसे किसी को मौत के मुंह से अचानक बाहर निकाल लिया हो। अभी थोड़ी देर पहले नमित के हाथों में बुरी तरह जलन हो रही थी। यामी के आंसू गिरते ही अचानक नमित की जलन खत्म हो गई। नमित हैरानी से अपने हाथ को देखने लगा। अनिल भी नमित के ऊपर कॉफ़ी के गिरने के कारण सदमे में था। वो अभी होश में आया और नमित का हाथ चेक करने लगा। फिर मेडिकल किट लेने के लिए चला गया। फिर जब उसने यामी को रोते हुए देखा, नमित को अपने हाथ की जलन से ज़्यादा यामी के आंसू की तकलीफ दे रही थी। इसलिए अपनी जलन और अपने हाथ पर लगी जलन कम होने के कारण को भूलकर उसने जल्दी से यामी का हाथ पकड़कर पूछा, क्या हुआ यम, तुम रो क्यों रही हो? नमित के पूछने पर यामी भरे गले से बोली, नम, तुम्हारा हाथ जल रहा है। नमित बोला, अरे कुछ नहीं हुआ, देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे दर्द भी नहीं हो रहा। ये बोलकर नमित अपना हाथ दबा दबा कर दिखाने लगा। ये देखकर जोन अनिल मेडिसिन किट लेकर आया था और यामी दोनों हैरान थे। इधर नमित भी हैरान था। उसने अपने चेहरे पर शो नहीं किया। जब यामी नमित का जला हुआ हाथ देखा, वहाँ पर पानी की बूंदें थी, तभी उसे ध्यान आया उसकी आंखों से आंसू बहकर गिर रहे थे। अचानक यामी को अपनी आंतरिक शक्ति का ख्याल आया। उसे समझ में नहीं आया उसके आंसू मेडिसिन की तरह काम कर रहे थे। उसकी आंतरिक शक्ति के कारण शायद उसका ब्लड भी किसी मेडिसिन रूप काम आ सकता है। उसके आंसुओं से इतना इफेक्ट है, ब्लड से कहीं ज़्यादा इफेक्ट होगा। अचानक यामी को डर भी लगने लगा, क्योंकि कहते हैं ना, शक्तियों के साथ चुनौतियां भी आती हैं। ये सोचकर यामी को घबराहट होने लगी। फिर अचानक उसने सोचा, भगवान ने उसे दूसरा मौका दिया है दूसरों की भलाई करने, तो भगवान उसकी रक्षा अपने आप करेंगे। यामी पहले भगवान में विश्वास नहीं करती थी। वो हमेशा मानती थी कि इंसान अपनी मेहनत से वो सब कुछ हासिल कर सकता है या दूसरों के दम पर कुछ भी हासिल कर सकता है। भगवान कभी किसी को कुछ नहीं दे सकता। भगवान का कोई अस्तित्व नहीं है।
जब उसका दोबारा जन्म हुआ, उसे सच्चे प्यार करने वाले मिले। तब से ही उसे भगवान पे विश्वास था। यामी को विश्वास था भगवान ने उसे शक्तियाँ दी है, उसकी रक्षा भी करेंगे, शक्तियों का भलाई में इस्तेमाल करने का रास्ता भी दिखाएंगे। भगवान ने एक रास्ता तो दिखा दिया भलाई करने का। उसके आंसू एक तरह से मेडिसिन है, इसलिए कभी उन्हें वेस्ट नहीं करना है। जब भी कभी उसे तकलीफ या खुशी में आंसू आए, उन्हें इकट्ठा करके दूसरों की भलाई के लिए काम में लेना है। ये सोचकर उसने अपने आंसू आराम से अपने हाथ पर पोंछे। यामी नमित का हाथ देखती है, अपने आंसू पोंछे हुआ हाथ उसके जले हुए हाथ पर रख देती है, जिससे नमित को और ज़्यादा ठंडक महसूस हुई। नमित को थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि जब यामी के आंसू उसके हाथ पर गिरे थे तब भी उसे इसी अजीब सी ठंडक का एहसास हुआ था। फिर अब दोबारा यामी के हाथ लगाने से उसे अजीब सी ठंडक एहसास हुआ। अचानक नमित को कुछ याद आता है। फिर वो सर झटक कर खुद को शांत करता है। यामी से बोला, कॉफ़ी ठंडी थी, इससे मुझे ज़्यादा चोट नहीं आई। देखो, मेरा हाथ ठीक हो गया है। शायद अनिल भैया कॉफ़ी ठंडी ही लेकर आए थे। ये सुनकर पास खड़ा अनिल ये सब चीज़ें हैरानी से देख रहा था। वो बोला, नहीं, मैं कॉफ़ी ठंडी नहीं लेकर आया था, कॉफ़ी बहुत ज़्यादा गर्म थी। यामी बोली, ऐसे कैसे हो सकता है भैया? अगर कॉफ़ी गर्म नहीं थी तो नम का हाथ क्यों नहीं चला? यामी की बात सुनकर अनिल भी कंफ्यूज हो गया। अचानक उसे ध्यान आया, उसने अपने लिए भी कॉफ़ी बनाई थी। ये याद आते ही वो बोला, मेरी कॉफ़ी अभी भी सही सलामत है, उसे देखो वो गर्म है। ये सुनकर यामी जल्दी से कॉफ़ी के पास आ गई, अपने हाथ में लगी आंसू की एक बूंद उस कॉफ़ी में डाल दी। फिर उन दोनों को दिखाते हुए बोली, देखो भैया, कॉफ़ी बिल्कुल भी गर्म नहीं है। यह सुनकर नमित और अनिल ने देखा, सच में कॉफ़ी गर्म नहीं थी। यामी ने सोचा, एक और फ़ायदा इन आंसुओं से हो गया। अजीब तरह से अपने हाथ में मौजूद आंसुओं को देखते हुए डेविल स्माइल करने लगी। नमित और अनिल कॉफ़ी को देख रहे थे। उनका ध्यान इस वक्त यामी के डेविल स्माइल पर नहीं गया था। वो इस वक्त अपनी अपनी सोच में गुम, कभी कॉफ़ी को कभी एक दूसरे को देख रहे थे। अचानक नमित का फ़ोन बजा। नमित ने अपने पॉकेट से सेल फोन निकाला, फ़ोन पर आते नंबर को देखा। फ़ोन पर मॉम का कॉल आ रहा था। ये देखकर नमित की भौहें सिकुड़ गई। यामी की नज़र भी नमित के फ़ोन पर आए नाम पर ही थी। उसकी भौहें भी चढ़ जाती है। यामी ने सोचा, नमित की माँ शाही खानदान से होने के बावजूद एक बेवकूफ़ औरत है। सुमित्रा जी ने बस अपने पति के किए गए वादा और अपने बेस्ट फ्रेंड काजल के किए गए वादे के कारण बहुत कुछ खो दिया था। सुमित्रा जी ने वादा निभाने के लिए सही गलत देखना छोड़ दिया। सुमित्रा जी को कभी चिराग गलत नज़र नहीं आया, हमेशा अपने बेटे को ही गलत समझती, चिराग का हमेशा गलत में ही साथ देती। इसी चक्कर में वो अपने मायके और अपने बेटे को खो दिया। चिराग के लिए हमेशा नमित से सेक्रीफाइस करवाती। सुमित्रा जी ने नमित को ऑर्डर दिया था, वो कभी भी दुनिया के सामने चिराग से ऊपर नहीं जा सकता, चाहे किसी भी मामले में हो। उसे हमेशा चिराग का साथ देना है, चाहे चिराग गलत हो या सही। नमित ने अपनी मॉम का फ़ोन उठाया। उधर से सुमित्रा जी की आवाज़ आई, नमित, तुम्हें अभी के अभी घर आना है, मुझे तुमसे कुछ काम है। ये सुनकर नमित समझ गया, उसकी माँ उसे मिलने के लिए नहीं बुला रही। ज़रूर चिराग ने उसके माँ को उसके खिलाफ भड़काया है। ये सोचते हुए उसने नाम में सिर हिलाया। नमित बोला, ठीक है, फिर फ़ोन कट कर दिया। उसकी माँ उसे मिलने के लिए नहीं बुला रही थी। ज़रूर चिराग ने उसकी माँ को उसके खिलाफ भड़काया है। ये सोचते हुए उसकी नाम में सिर हिलाया और बस एक जवाब में उत्तर दिया, ठीक है। वो फिर फ़ोन काट दिया। उधर बड़ी सी हवेली में आलीशान सोफे पर बनारसी साड़ी में बैठी महिला ने सिंपल बालों का जूड़ा बांध रखा था। वो महिला बहुत सुंदर थी। महिला की नीली आंखें, गुलाबी होंठ, गोरा रंग, गले में एक सिंपल सा मंगलसूत्र, हाथों में हीरे की चूड़ियाँ पहनी बैठी थी। वो सिंपल और सुंदर लग रही थी। उस महिला को देखकर कोई भी नहीं बता सकता था ये महिला कितने साफ दिल के साथ मासूम भी थी। ये मिसेस सुमित्रा अग्रवाल, मिस्टर विक्रम अग्रवाल की वाइफ और हर्षवर्धन ठाकुर की इकलौती बेटी और नमित की माँ। इन्होंने अपने बेस्ट फ्रेंड मिसेस काजल अग्रवाल, मिस्टर विक्रम अग्रवाल की पहली पत्नी से वादा किया था, वो हमेशा चिराग को अपना बेटा मानेगी, कभी भी अपने बच्चे नहीं करेगी। लेकिन सुमित्रा जी एक्सीडेंटली प्रेग्नेंट हो गई। इस बच्चे का एबॉर्शन करवाना चाहती थी। विक्रम जी भी ऐसा ही चाहते थे। वो चिराग को अपने बच्चे के रूप में नहीं रखना चाहते थे।
वो नहीं चाहते थे सुमित्रा जी कभी अपने बच्चे और सौतेले बेटे चिराग में फ़र्क करें, इसलिए उन्होंने भी अबॉर्शन के लिए हाँ बोल दी। फिर महेश अग्रवाल और हर्षवर्धन ठाकुर ने उन दोनों को मजबूर किया नमित को उन्हें जन्म देने के लिए, लेकिन विक्रम जी ने सुमित्रा जी से वादा लिया वो हमेशा पहले नंबर पर चिराग को रखेगी, एक बार के लिए अपने बच्चों को खुद से दूर कर देंगे। सुमित्रा जी ने भी विक्रम को वादा दिया था। उस दिन के बाद विक्रम जी और सुमित्रा जी नमित के जन्म होने के बाद से ही उस पर ध्यान देना छोड़ दिया। वो दोनों बस चिराग को ही अपने बच्चे की तरह पालते थे। नमित को हमेशा उनकी नैनी और नाना जी ने ही पाला था। मॉम डैड ने कभी नमित की तरफ देखा तक नहीं था। सुमित्रा जी थोड़ी देर पहले नमित से बात करने के बाद फ़ोन रख किसी सोच में गुम हो गई। अचानक उसके मुंह से निकला, मेरा बेटा होकर मुझे माँ तक नहीं बोल रहा। ऐसा भी क्या हो गया, सब कुछ मिल रहा है, फिर वो मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है, जैसे मैंने कुछ गलत कर दिया हो। उसने बस एक लाइन में जवाब देकर बिना हेलो बाय किए फ़ोन काट दिया। नमित बेटा, तुम समझते क्यों नहीं, तुम्हारे पास मॉम डैड दादा नाना सब है, चिराग के पास माँ नहीं है। तुम समझते क्यों नहीं, तुम क्यों चिराग से चलते हो। फिर बच्चों की तरह बोली, हाँ हाउ रूड। इस वक्त सुमित्रा जी एक बच्चे की तरह लग रही थी जिसे किसी बड़े ने इग्नोर कर दिया हो। सुमित्रा जी के पास खड़ी एक मेड मन ही मन हंसने लगी और मन में बोली, मैम आपको ऐसा क्यों लगता है चिराग बाबा के पास माँ नहीं और नमित बाबा के पास सब है। असल में आप गलत हो। नमित नमित बाबा के पास कोई नहीं है और चिराग बाबा के पास सब कुछ है। आप बहुत ज़्यादा भोली और बेवकूफ़ हो। आप बहुत ज़्यादा भोली और बेवकूफ़ हो। आपको चिराग और आपके देवर देवरानी बेवकूफ़ बनाकर सब कुछ हासिल कर लेना चाहते हैं। आपने अपने भोलेपन में अपने बेटे और अपने परिवार को खो दिया। विक्रम साहब की बात, वो ना तो आपकी परवाह करते हैं ना नमित बाबा की, उन्हें बस चिराग बाबा से मतलब है। चिराग बाबा को अपने साथ अन्याय लगता है, वो भी इसलिए क्योंकि उनकी हर चीज़ बांटने वाला छोटा भाई है। उनके साथ कौन सा अन्याय हुआ। इधर नमित यामी और अनिल को बाय बोलकर निकल जाता है। अग्रवाल फैमिली इंट्रोडक्शन। अग्रवाल फैमिली का हेड महेश अग्रवाल, अग्रवाल कॉरपोरेशन सीईओ और महेश का बड़ा बेटा विक्रम अग्रवाल, विक्रम अग्रवाल की पहली वाइफ काजल अग्रवाल, विक्रम की दूसरी वाइफ और ठाकुर परिवार की एकलौती बेटी मिसेस सुमित्रा ठाकुर अग्रवाल, काजल और विक्रम का बेटा चिराग अग्रवाल, विक्रम और सुमित्रा का बेटा नमित अग्रवाल, महेश का छोटा बेटा रमन अग्रवाल, रमन अग्रवाल की वाइफ रजनी अग्रवाल, रमन और रजनी का बेटा कार्तिक अग्रवाल, रमन और रजनी की बेटी कीर्ति अग्रवाल। सेन और भारद्वाज फैमिली का इंट्रोडक्शन। मुकुल भारद्वाज सेन फैमिली का घर जमाई, किरण भारद्वाज मुकुल भारद्वाज की दूसरी वाइफ, मीता भारद्वाज मुकुल भारद्वाज की पहली वाइफ, अनिल भारद्वाज मुकुल और किरण का बेटा और यामी का सौतेला भाई, यामी सेन मुकुल भारद्वाज और मीता सेन की बेटी। मेन विलन का इंट्रोडक्शन। अंकिता यादव, विवेक कश्यप, कपिल धारण, लीला मुखर्जी, कविता ठाकुर, चिराग अग्रवाल, रमन अग्रवाल। नमित सेन हाउस से निकलकर अग्रवाल हवेली पहुंचा। उसकी मॉम के पास एक खूबसूरत लड़की बैठी थी। उसके ब्लैक शॉर्ट ड्रेस पहनी थी, क्रिस्टल हाई हील, उसके चेहरे बहुत सारा मेकअप करा हुआ था। वो बैठने पर बात करने में बहुत ही ज़्यादा एलिगेंट और ऊंचे खानदान से लग रही थी। वो लड़की सुमित्रा जी से बहुत प्यार से बात कर रही थी, जैसे वो सुमित्रा जी को पता नहीं कब से जानती हो। सुमित्रा जी भी उसके साथ खुश लग रही थी। नमित अपनी माँ को गौर से देख रहा था। उसे यहाँ से उसकी माँ का फ़ोन आने पर ही अंदाज़ा हो गया था कुछ तो गड़बड़ है। इस लड़की को यहाँ देखकर नमित लगभग यकीन कर सकता था चिराग का कुछ तो प्लान है जो उसकी भोली और बेवकूफ़ माँ के द्वारा पूरा करना चाहता है। नमित अपनी माँ को अग्रवाल परिवार से निकालकर अपने साथ ले जाना चाहता है। नमित नमित को पूरा यकीन है उसकी माँ उसके साथ अग्रवाल हवेली को छोड़कर कभी नहीं जाएगी। जब तक सच्चाई उसकी माँ अपनी आंखों से देख नहीं लेती तब तक मिस्टर अग्रवाल और चिराग अग्रवाल के लिए अपनी आंखों पर पट्टी बांधे रखेगी। अगर नमित ने उन दोनों के खिलाफ कुछ भी बोला वो नमित से और ज़्यादा दूर हो जाएंगी। तब कम से कम उसे अपना बेटा तो मानती है, फिर वो भी
हमेशा के लिए उससे दूर हो जाएंगी, हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ देगी। फिर अपनी माँ को बचाना नमित के लिए और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। नमित शांति से जाकर एक सिंगल सोफे पर बैठकर अपने मोबाइल में ईमेल चेक करने लगता है। इधर सुमित्रा जी को नहीं पता था उनका बेटा आ चुका है। उस लड़की ने नमित को आते हुए देख लिया था। उसने जानबूझकर नमित को इग्नोर करके सुमित्रा जी से बातें करने लगी। वो नमित को दिखाने लगी कि उसकी माँ को उसकी ज़्यादा परवाह है, नमित से भी ज़्यादा। वहाँ खड़े सभी सर्वेंट को अपने नमित बाबा के लिए बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि उनकी खुद की माँ अपने बेटे पर ध्यान देने से ज़्यादा उस लड़की पर ध्यान दे रही थी। सुमित्रा जी को नमित के आने का पता कैसे नहीं चला। मैं सोच रही थी, माँ को उसके बेटे के दुख दर्द तो मिले कोसों दूर से महसूस हो जाते हैं। सुमित्रा जी के साथ ऐसा क्या है जो उन्हें अपने बेटे के आने के बारे में भी पता नहीं चल रहा? क्या सुमित्रा जी अपने बेटे को दिल से निकाल चुकी हैं? अगर कोई इंसान हमारे दिल में होता है, वो हमारे आसपास होता है, हमें महसूस हो जाता है। सुमित्रा जी के साथ ऐसा क्या हुआ जो उन्हें अपने बेटे के आने का भी एहसास नहीं हुआ? सबसे ओल्ड मेड से जब ये सब ज़्यादा देर बर्दाश्त नहीं हुआ, उन्होंने जानबूझकर एक ना टूटने वाले शोपीस को नीचे गिरा दिया। उस मेड ने चाहा था नमित बाबा पर सुमित्रा मैडम का ध्यान जाए। वो चला भी गया। सुमित्रा जी खुशी से बोली, तुम आ गए नमित बेटा। नमित इतनी देर से सोफे पर बैठा मेल चेक कर रहा था। अपने लिए बेटा सुनकर हैरान होकर अपनी माँ को देखने लगा। दरअसल सुमित्रा जी हमेशा नमित को नमित ही बुलाती थी। कभी किसी और मॉम की तरह निकनेम देना तो दूर की बात है, उन्होंने नमित को बेटा भी नहीं कहा था। सुमित्रा जी को इस बात का कभी एहसास ही नहीं हुआ। आज नमित अपने दिल में अलग ही खुशी महसूस कर रहा था। उसने अपने चेहरे पर शो नहीं होने दी। सुमित्रा जी बोली, नमित बेटा तुम आ गए, देखो आज तुमसे मिलने कौन आया है। ये सुनकर भी नमित ने कुछ नहीं कहा। वो गौर से बस अपनी माँ का चेहरा देख रहा था। सुमित्रा जी ने आगे कहा, बेटा तुम इसे नहीं जानते, मैं तुम्हें इससे मिलवाती हूँ। ये लीला मुखर्जी है, मुखर्जी खानदान की सबसे छोटी बेटी। ये बहुत ही इंटेलिजेंट और सुंदर है और ये चिराग की दोस्त भी है। अपनी माँ की बात सुनकर चिराग मन में बोला, हाँ मुखर्जी खानदान की सबसे गिरी हुई नाजायज़ औलाद। ये मेकअप लगाकर इतनी सुंदर दिख रही है। मैं जानता हूँ कि चिराग ने इसे मुझे प्यार के जाल में फंसाकर शादी करके मेरे नाना जी की जायदाद हड़पने के लिए बुलाया है। चिराग अग्रवाल, तुम्हें क्या लगता है मुझे तुम्हारे प्लान की खबर नहीं है? मुझे तुम्हारे कदम कदम की खबर है, वरना मैं तुम जैसे कीड़े की खबर नहीं रखता। पर वो क्या है ना, मेरी जान, मेरी ज़िंदगी तुमसे जुड़ चुकी है, लेकिन अब धीरे धीरे तुमसे अलग हो रही है। एक दिन उसे तुमसे पूरी तरह अलग कर दूंगा। फिर तुम्हें कीड़े की तरह मसल कर नहीं रख दिया तो मेरा नाम भी नमित ठाकुर नहीं। फिर अपनी माँ की बात ध्यान से सुनने लगता है। सुमित्रा जी आगे बोली, बेटा ये बहुत अच्छी लड़की है, मुझे भी पसंद है। मैंने तुम्हारे लिए इसे अपनी बहू के रूप में चुना है। इधर नमित को देखकर लीला की लाल टपक रही थी। उसने मन में सोचा, चिराग तो बोल रहा था उसका भाई चंपू है, ये क्यूट और हैंडसम है। वो चिराग मुझे इसके प्यार में पड़ने के लिए रोकने के लिए ये सब बुराइयां कर रहा था। फिर चिराग अपनी नफरत में इसे बदसूरत बता रहा था। लीला ने सोचा, इस हॉटी को एक बार तो अपना बनाकर ही रहूंगी, चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े। फिर जब इसकी जायदाद मेरे नाम हो जाएगी, फिर इसे मेरी क्लब के कस्टमर की एंजॉयमेंट के लिए रखूँगी। ये अमीर औरतों के दिल बहलाने के लिए बहुत काम आएगा। मेरा बिजनेस अच्छा खासा चलेगा, इसकी वजह से मैं मोटी कमाई कर पाऊँगी। इधर लीला अपने सपने सजा रही थी। इधर नमित ने शांति से बोला, माँ मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। सुमित्रा जी बोली, अरे बेटा अभी तुम्हें शादी करने को कौन बोल रहा है? अभी तो मैंने तुम दोनों को एक दूसरे से मिलवाने के लिए बुलाया है। तुम दोनों 2 साल तक एक दूसरे को जानो, फिर 2 साल बाद तुम दोनों की सगाई करवा दूंगी। ये सुनकर नमित शांति से बोला, आपको जैसा ठीक लगे वैसा कीजिए, अब मुझे काम है, मैं चलता हूँ। ये बोलकर नमित उठकर जाने लगा। उसकी माँ बोली, बेटा डिनर करके चले जाना। नमित दोबारा शांति से बोला, मुझे कुछ काम है, मैं बाहर डिनर करूँगा, आप आराम से डिनर करके आराम करो।
ये सुनकर सुमित्रा जी भी खुश हो गई। उनका बेटा उनकी परवाह करता है, बस उसे इंट्रोवर्ट रहना पसंद है। शायद लीला उसे घुलना मिलना सिखा दे। ये सोचकर सुमित्रा जी उम्मीद से लीला को देखने लगी। लीला भी नकली स्माइल कर देती है, फिर बोली, आंटी जी, मैं नमित को बाहर तक छोड़कर आती हूँ। लीला ऐसे बोल रही थी जैसे नमित उसके घर में आया हो और नमित को छोड़ने जा रही हो। सुमित्रा जी बोली, हाँ बेटा जाओ, और थोड़ा अकेले में बात भी कर ले और कल मिलने का भी डिसाइड कर लो। ये बोलकर सुमित्रा जी लीला की तरफ चढ़ाने वाली स्माइल करने लगती है। लीला भी सुमित्रा जी की तरफ देखकर शर्माने का नाटक करने लगती है। उसके बाद तेज कदमों से नमित के पीछे जाने लगती है, क्योंकि नमित कब का ही वहाँ से निकल गया था। वो नमित के जाने से पहले उससे अकेले में मिलना चाहती थी। लीला ने मन में सोचा, मैंने नहीं सोचा था ये चिराग की भाषा में कहा जाए, चंपू इतनी आसानी से मेरी खूबसूरती के जाल में फंस जाएगा। फिर खुद पर इतराते हुए बोली, लीला की खूबसूरती का जाल ही ऐसा है, बड़े बड़े चालाक अमीर लोग भी नहीं बच पाते। ये एक भोला भाला लड़का है। लेकिन लीला को ये नहीं पता था, लीला जिसे अपनी जाल में फंसाने की सोच रही है, वो उसके लिए कब का ही जाल बिछा चुका है। उसे नमित अपने जाल में फंसाकर धीरे धीरे अंधेरे में ढकेल देगा। इधर नमित पार्किंग में आकर जैसे ही कार में बैठने वाला था, इतने में पीछे से लीला की सॉफ्ट आवाज़ आती है, मिस्टर नमित। ये सुनकर नमित रुक जाता है। नमित शांति से खड़ा होकर लीला के मेकअप से पुते चेहरे को देखकर मन ही मन बोला, अब देखते हैं इस मेकअप की दुकान की एक्टिंग स्किल्स। चलो शुरू हो जाओ। नमित ने इतना ही सोचा था, लीला ने अपनी एक्टिंग शुरू कर दी और अपने बालों को अदा से कान के पीछे करते शर्माते हुए बोली, हमारे अकेले में बात ही नहीं हुई और घर वाले हमारी सगाई और शादी के बारे में सोच रहे हैं। मैं एंगेजमेंट से पहले आपको अच्छी तरह जानना चाहती हूँ। आपको मुझे जानने का मौका देना चाहिए, इसलिए हम डिसाइड कर ले तो अच्छा है कब और कहाँ मिलना है अगली बार, जिससे हम एक दूसरे को जान पाए। ये सुनकर नमित बोला, ठीक है, मैं सोचकर बता देता हूँ। इतना बोलने के बाद दोबारा नमित अपनी कार में बैठने ही वाला था। लीला ने फिर से पुकारा, मिस्टर नमित, हम एक दूसरे से कांटेक्ट कैसे करेंगे? आप अपना नंबर तो दे दीजिए। नमित ने चिढ़ भरे टोन में कहा, जैसे आपको मेरा घर और मेरी माँ मिल गई, उसी तरह कांटेक्ट नंबर भी हासिल कर लीजिए। आपके लिए तो इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि आप चिराग भैया की फ्रेंड हैं और मुखर्जी खानदान की छोटी बेटी। इतनी पावर के साथ मेरा कांटेक्ट नंबर हासिल करना कोई बड़ी बात नहीं है आपके लिए, मिस मुखर्जी। इसलिए मुझे लेट हो रहा है, मुझे जाने दीजिए। मेरे पास आपकी तरह बर्बाद करने के लिए टाइम नहीं है। ये सुनकर लीला को गुस्सा तो बहुत आता है। खुद को शांत करके मन में बोली, लीला, तुम्हें चिराग को उसका मकसद हासिल करने में मदद करनी है, फिर तो ज़िंदगी में ऐश ही ऐश है। और ये हॉटी आज तो अकड़ दिखा रहा है। इसकी अकड़ मैंने नहीं निकाली, मेरा नाम भी लीला मुखर्जी नहीं। इसका ये घमंड मैं ऐसा तोड़ूंगी कि अपना गुलाम बना कर रखूंगी। लीला प्यार से बोली, कोई बात नहीं मिस्टर नमित, आप चले जाइए। मैं आपसे ये पूछना चाहती थी, अगर आप मुखर्जी हाउस के रास्ते की तरफ जा रहे हैं तो मुझे भी छोड़ दीजिए, क्योंकि मैं चिराग के साथ आई थी। अगर आप नहीं छोड़ेंगे, मुझे मुखर्जी ख़ानदान से गाड़ी बुलानी पड़ेगी, बेचारे ड्राइवर को परेशान करना पड़ेगा। इसीलिए अगर आपके पास टाइम है, मुझे छोड़ दीजिए। लीला नमित के सामने दयालु और मासूम बनने की कोशिश कर रही थी, ऐसे दिखा रही थी लीला ने उसे चिढ़ और इग्नोर करना उसे पता ही नहीं चला। वो इतनी मासूम और दयालु है, ड्राइवर को परेशान नहीं करना चाहती, इसलिए वो खुद जाना चाहती है उसके साथ लिफ्ट लेकर। ऐसी एक्टिंग लीला इसलिए कर रही थी। आजकल के ज़्यादातर लड़के इनोसेंट और दयालु लड़कियों को ही पसंद करते हैं। यही ट्रिक लीला नमित के साथ खेलना चाहती थी। लीला को नहीं पता था नमित उसकी एक्टिंग को जानता है। नमित लीला को और उसकी एक्टिंग की स्किल को इग्नोर करके अपनी कार की स्पीड से वहाँ से निकल गया। यामिका फ़ोन देखकर नमित के चेहरे पर अट्रैक्टिव स्माइल आ जाती है और नमित खुद से बोला, यम बेबी, तुम्हें पता है कब तुम्हारे नम का मूड ख़राब है, इसलिए तुमने बचपन की तरह सामने ना आकर फ़ोन करके मूड सही करने का काम किया है। फिर नमित फ़ोन उठाता है। क्या यामी को पता चल जाएगा कि नमित की मॉम ने आज नमित की सगाई लीला मुखर्जी के साथ करने की कोशिश की? अगर यामी को पता भी चल जाए तो वो क्या करेगी? जानने के लिए अगला एपिसोड सुनिए। तब तक के लिए बाय बाय।